Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hello and welcome to our 12th lecture on algebra. Course code is MTH376 and it's for Master of Mathematics students from ComSat's Institute of Information Technology Virtual Campus. Okay, so it's your lecture 12. First, a brief recap of what we have done in the last lecture. Okay, so in the last lecture we talked about permutations and permutation groups. So what are permutations and what are permutation groups? Okay, so in very rough terms, permutation is a rearrangement of objects. Okay, so if you want to have, let's say, a rearrangement of 3 chairs, so maybe chair 1, chair 2 and chair 3, so they are, for example, in one order. So chair 1 first, chair 2 second, and then chair 3. So that's one order of arrangement, right? So this is one permutation. If you change the order, let's say you put the chair 2 first, then chair 1 and then chair 3, so that's another permutation, another rearrangement. Okay, तो permutation क्या होती है हमारे पास? ये एक rearrangement होती है objects की rearrangement होती है, right? तो आपके पास कोई से भी objects हों, उनको अगर आप rearrange कर दें किसी और order में, तो वो आपकी एक rearrangement है. इसी तरह ओरिजिनल ऑर्डर, जिस ऑर्डर में एक पढ़े हैं, वो भी तो एक अरेंजमेंट है ऑब्जेक्ट्स की. तो अरेंजमेंट और फिर रीअरेंजमेंट कोई सी भी हो, तो ये सब परम्यूटेशंस हैं. ओके, तो परम्यूटेशंस की क्या ख़ास बातें? परम्यूटेशन की ये ख़ास बातें कि जब आप रीअरेंजमेंट करते हैं ऑब्जेक्ट्स की रीअरेंजमेंट करते हैं, तो अगर स्टार्ट में आपके पास 3 ऑब्जेक्ट्स हैं, तो जब आप रीअरेंजमेंट करेंगे उसमें भी 3 ही ऑब्जेक्ट होंगे, राइट? अगर आपने स्टार्ट में 3 ऑब्जेक्ट लिए, उनको रीअरेंज किया जस्ट, तो आपके पास सेकंड रीअरेंजमेंट जो आएगी उसमें भी 3 ही ऑब्जेक्ट होंगे. ऑब्जेक्ट, नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट चेंज नहीं होंगे, राइट? इसके साथ साथ परम्यूटेशन की और क्या खास बात है? और ये खास बात है कि जिन ऑब्जेक्ट्स से आपने स्टार्ट किया, उन्हीं ऑब्जेक्ट्स की रीअरेंजमेंट है. कोई आप एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट उसमें ऐड नहीं कर सकते, कोई ऑब्जेक्ट्स इसमें से ले भी नहीं सकते और कोई ऑब्जेक्ट उसमें से ऐड भी नहीं कर सकते. ये जितने ऑब्जेक्ट से आपने स्टार्ट किया, उन्हीं की रीअरेंजमेंट है. और इसके अलावा एक और प्रॉपर्टी है परम्यूटेशन की, वो ये है कि एक आपके पास इनिशियल अरेंजमेंट थी, उसको आपने रीअरेंज किया, तो अगर लेट्स से चेयर 2 एक प्लेस पे आ गई है, तो वो एक और दूसरी प्लेस पे नहीं हो सकती. चेयर 2 एक ही ऑब्जेक्ट है, वो किसी दूसरी प्लेस पे भी नहीं हो सकता. एक वक्त में एक ही जगह हो सकता है, राइट? तो ये 3 फंडामेंटल प्रॉपर्टीज हैं परम्यूटेशंस की. अब परम्यूटेशंस को फिर हमने कहा कि अगर इनको हम थोड़ा सा मैथमेटिकली देखें, तो परम्यूटेशंस क्या होती हैं. उसमें हमने ये कहा कि हमारे पास लेट्स सपोज एक सेट हो, लेट्स से एस हमारे पास अगर एक सेट हो, लेट्स से 1 2 3, 3 ऑब्जेक्ट्स का सेट है, राइट? अब इसकी रीअरेंजमेंट्स हमने फाइंड करनी है, राइट? सो आपको मैंने बताया हुआ है कि 1 2 3 की एक रीअरेंजमेंट तो यही है. दूसरी रीअरेंजमेंट ये हो सकती है कि 1 3 2 कर लें आप, राइट? सो सेकंड चेयर और थर्ड चेयर की पोजीशन आप समझ लें आपने चेंज कर दी, राइट? अब इसमें अब जो थर्ड चेयर है वो सेकंड की पोजीशन पे आ चुकी है, वो अब किसी और पोजीशन पे नहीं हो सकती, एक वक्त में एक ही जगह हो सकती है, राइट? तो हमने ये कहा था फिर कि जो परम्यूटेशन है वो एक्चुअली एक मैप है उसी सेट से उसी सेट पे, राइट? वो कैसे है? मतलब मैंने आपको कहा कि जिन ऑब्जेक्ट से आपने स्टार्ट करना है, वही ऑब्जेक्ट्स रीअरेंजमेंट में आएंगे, इसके अलावा कोई ऑब्जेक्ट नहीं आ सकता. तो फिर उसी सेट से उसी सेट में ऑब्जेक्ट्स जा रहे हैं, राइट? और इसके साथ साथ ये सिर्फ एक फंक्शन नहीं है, इसकी कुछ और प्रॉपर्टीज हैं. वो क्या है कि ये फंक्शन ऑन टू भी है, राइट? आपको मैंने अभी बताया कि जब आप रीअरेंजमेंट कर लेंगे, तो जो नई आपने अरेंजमेंट किया, उसमें सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स आ रहे होंगे, सारे के सारे ऑब्जेक्ट्स. 3 चेयर्स हैं, तीनों की तीनों चेयर्स नई अरेंजमेंट में भी प्रेजेंट होंगी. इसी तरह जैसे यहाँ पे 3 नंबर्स हैं मेरे पास 1 2 3, उनकी रीअरेंजमेंट की 1 3 2, तो उसमें भी तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट्स मौजूद हैं. इसी तरह F जो है वो 1 1 भी है, ठीक है? F 1 1 भी है. मतलब ये कि अगर
3 एक पोजीशन पे प्रेजेंट है, राइट, नई अरेंजमेंट में 3 एक पोजीशन पे प्रेजेंट है, तो वो किसी दूसरी पोजीशन पे नहीं हो सकता, वो सिर्फ वहीं होगा और सिर्फ वहीं होगा, राइट। आपने, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी कि लेट्स से आपके पास एक पेन है, 3 पेन्स की आप रीअरेंजमेंट कर रहे हैं। अगर आपके पास रेड कलर का पेन किसी एक पोजीशन पे आपने रख दिया है, तो आपके पास एक ही रेड कलर का पेन है, आप उसको किसी दूसरी जगह पे नहीं रख सकते, राइट। तो ये 1-1 और ऑन टू की एक लेमैन की टर्म्स में डेफिनेशंस हैं, और आप इसकी, आपको मैथमेटिकल डेफिनेशंस भी मैं बता चुका हूँ इसका क्या मतलब होता है। तो लास्ट लेक्चर में भी हमने इनको रिवाइज किया था। तो अगर हम इस डेफिनेशन को फॉर्मलाइज करें तो आपके पास क्या होगा, आपके पास ये होगा कि ये जो परम्यूटेशन ग्रुप्स हैं, ये ये परम्यूटेशन जो हैं, ये बेसिकली दे आर अ मैप और अ फंक्शन, लेट्स से अ मैप और फंक्शन एक ही चीज है, राइट। अ मैप f from s to s is a permutation if f is bijective, right? ठीक है, तो ये एक परम्यूटेशन है। अच्छा, फिर हमने कहा कि अब हमारे पास सेट है, उसमें भी ऑब्जेक्ट्स होते हैं, लेट्स से नंबर्स होते हैं। तो सेट्स की परम्यूटेशन से हमारी क्या मुराद है? तो सेट की परम्यूटेशन से मुराद ये कि उसके अंदर जो ऑब्जेक्ट्स हैं उनको हम परम्यूट करें, उनकी सारी पॉसिबल परम्यूटेशन हम फाइंड कर सकते हैं। तो जैसे मैंने आपको कहा था फिर कि अगर आपके पास A एक सेट है, तो फिर हम S सब A से डिनोट करेंगे सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस, right, of set of all possible permutations of A, right। जब हम permutations किसी सेट की बोलते हैं तो उसका बेसिकली मतलब ये होता है कि हम सेट के एलिमेंट्स की, ऑब्जेक्ट्स की परम्यूटेशंस ले रहे हैं, राइट। तो हमारे पास एक सेट था, उसके अंदर हमारे पास ऑब्जेक्ट्स थे, उनकी परम्यूटेशंस ली, जितनी भी सारी पॉसिबल आती हैं उन सब को हमने एक सेट में लिखा, तो ये आपके पास एक सेट ऑफ परम्यूटेशंस है, ठीक है। फिर हमने ये बात की कि आपके पास सेट ऑफ परम्यूटेशंस तो आ गया, राइट, लेकिन अब हमारे पास सेट ऑफ परम्यूटेशंस मौजूद है, लेकिन हमें, हमारा ये मेन एम नहीं है कि हम सेट ऑफ परम्यूटेशंस बनाएं। फिर हमने सेट ऑफ परम्यूटेशंस के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन हम डिफाइन करना चाह रहे हैं ताकि हम इसको ग्रुप बना लें, राइट। आपको मैंने कहा था कि परम्यूटेशन ग्रुप्स बहुत ही क्रूशल हैं ग्रुप थ्योरी में। तो अब ये जो परम्यूटेशंस का सेट है, अगर इसके ऊपर कोई बाइनरी ऑपरेशन होगा तो ये ग्रुप बनाएगा, राइट। तो अब परम्यूटेशंस में फंक्शंस हैं, फंक्शंस के ऊपर आप क्या क्या ऑपरेशंस डिफाइन कर सकते हैं? आप फंक्शंस को ऐड कर सकते हैं, आप फंक्शंस को मल्टीप्लाई कर सकते हैं, और फिर मैंने आपको बताया कि एक स्पेशल ऑपरेशन है फंक्शंस के ऊपर, वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट। एडिशन ऑफ फंक्शंस परम्यूटेशंस के ऊपर बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाती है, लास्ट लेक्चर में हमने किया था, आप दोबारा चेक कर सकते हैं उसको। मल्टीप्लिकेशन ऑफ फंक्शंस बाइनरी ऑपरेशन नहीं बनाती है परम्यूटेशंस के ऊपर, राइट। फिर हमने कहा कि कंपोजिशन अगर हम लें तो हमने ये देखा कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो इस सेट ऑफ परम्यूटेशंस के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है, राइट। सो हमारे पास अगर हो लेट्स से S सब A, और इसके ऊपर मैं बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करूं O, ठीक है, S सब A और बाइनरी ऑपरेशन क्या है O, राइट। तो O से मुराद यहाँ पे क्या है? कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। दो फंक्शन लें, उनको कंपोजिशन करनी है। जैसे आपने दो परम्यूटेशंस ली f और g, ये दोनों परम्यूटेशंस हैं, ठीक है। तो f और g जो है वो उनके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन अप्लाई करूं तो इसका मतलब ये है कि f इंटू जी। सो ये किसी दो फंक्शन है, किसी एलिमेंट के ऊपर अप्लाई होंगे ऑफ कोर्स, तो f इंटू जी ऑफ एक्स, ठीक है। कैलकुलस में आपने इसको बहुत डिटेल में किया हुआ। तो ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है ये बाइनरी ऑपरेशन बनाती है इस परम्यूटेशंस के सेट के ऊपर, राइट। कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस परम्यूटेशंस के सेट के ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है, राइट। तो अब हमारे पास एक सेट था, उसके ऊपर हमने कंपोजिशन भी डिफाइन की। फिर हमने ये कहा कि जो एस ए है, किसी भी सेट ए के लिए
अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एक ग्रुप बनाता है। ये हमने एज अ फैक्ट, एज अ थ्योरम लिया हुआ है कि इसको हम प्रूव कर सकते हैं, लेकिन मैं आपको नोट्स में प्रूफ प्रोवाइड भी कर दूंगा, लेकिन ये मतलब आपके एज सच कोर्स में इंक्लूडेड नहीं है, थोड़ा सा टेक्निकल प्रूफ है। राइट, सो आपके पास सेट है ए, उसकी सारी की सारी परम्यूटेशंस ली, उनको एक सेट में लिखा, तो ये सेट ऑफ ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस है किसी भी सेट ए की। राइट, अब ये परम्यूटेशंस का हमारे पास सेट आ गया, इसके ऊपर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइन की, वो एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। राइट, कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस डिफाइन की, ये इसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन बनाती है। राइट, तो अब हमारे पास एक सेट है और उसके ऊपर एक बाइनरी ऑपरेशन है, इसको हम ये चेक करना चाह रहे हैं कि ये ग्रुप है या नहीं। ऑफ कोर्स मैंने आपको बता दिया एज अ थ्योरम ये ग्रुप बनाती है, लेकिन आपको सिर्फ एज अ थ्योरम ये नहीं बताया कि लास्ट क्लास में हमने ये देखा था कि हमारे पास अगर वन एलिमेंट का सेट हो, लेट्स से, तो अगर ए वन एलिमेंट का सेट है, उसके सेट ऑफ परम्यूटेशंस भी वन एलिमेंट के ही बनते हैं, तो वो हमने प्रूव किया कि वो ग्रुप है। फिर हमारे पास अगर ए टू एलिमेंट्स का सेट हो, तो एस ए बी जो है उसमें भी दो ही एलिमेंट होंगे। राइट, दो एलिमेंट्स की दो ही पॉसिबल परम्यूटेशंस होती हैं। इन जनरल आपको बताया हुआ कि एस एन की एन फिक्टोरियल पॉसिबल परम्यूटेशन, सॉरी, अगर ए में एन एलिमेंट्स हों तो एस ए में एन फिक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। राइट, फॉर एग्जांपल अगर आपके पास ए में 3 एलिमेंट्स हैं तो 3 फिक्टोरियल 6 होता है, तो एस ए में 6 एलिमेंट्स होंगे। राइट, तो अब आपके पास एक सेट है, उसके ऊपर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस भी आ गई और ये ग्रुप भी बन गया। तो वन एलिमेंट का सेट जो है वो भी ग्रुप बनता है, हमने प्रूव किया इसको एज एन एग्जांपल लेके। 2 एलिमेंट्स का सेट वो भी ग्रुप बनता है, एज एन एग्जांपल लेके हमने इसको शो किया। और लास्ट लेक्चर में हम ये कर रहे थे अगर हमारे पास 3 एलिमेंट्स का सेट हो, 3 एलिमेंट्स का सेट हो तो क्या वो ग्रुप बनेगा या नहीं। तो आपको मैंने एज एन एक्सरसाइज दिया था कि आप जो 3 एलिमेंट्स का जो सेट है ए, अगर 1 2 3 उसमें एलिमेंट्स हों, तो उसका जो सेट ऑफ परम्यूटेशंस आप बनाते हैं उसके अंदर सारे एलिमेंट्स का आप इनवर्स फाइंड करें। तो होपफुली आपने किया भी होगा, लेकिन हम इसको आज फिर दोबारा से देखेंगे। अच्छा, अब हमारे पास ये हो गया कि ए हमारे पास कोई सा भी सेट है, कोई सा भी सेट है, तो हमारे पास एस ए जो है वो उसका सेट ऑफ परम्यूटेशंस है। अगर ए फाइनाइट हो, अगर ए एक फाइनाइट सेट हो, तो हमारे पास ये फाइनाइट सेट्स की एग्जांपल्स जो हैं वो ज़्यादा इंटरेस्टिंग हैं। उनको हम एक सेपरेट हेडिंग देते हैं और इसका एक स्पेशल नाम है, और इस नाम की सिग्निफिकेंस भी मैं आपको कुछ देर में बता दूंगा। राइट, तो आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है? सिमेट्रिक ग्रुप ये होता है कि अगर ए एक फाइनाइट सेट हो, उसमें फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों, लेट्स से 3 एलिमेंट्स हैं, 4 एलिमेंट्स हैं, 5 हैं, 6 हैं, 7 हैं, लेकिन इनफाइनाइट नहीं हो सकते, जैसे इन्फिनिटी एलिमेंट्स। मतलब आपको पता होना चाहिए कि कितने एलिमेंट्स हैं, एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, ऑलरेडी पता है, 10 हैं, 15 हैं, 20 हैं, जितने भी हैं, लेकिन ऑलरेडी नोन है। राइट, तो अगर एक फाइनाइट सेट हो, जैसे उसमें 1 2 अप टू सॉन n एलिमेंट्स हों, तो इसका जो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस है, जो इसका परम्यूटेशंस का सेट बनाएंगे और उसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन करेंगे, वो एक ग्रुप बनाता है। तो इसका जो ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं, ऑफ n लेटर्स। राइट, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n लेटर्स। ओके, और इसको हम डिनोट करते हैं s सब n से। ओके, तो हमारे पास a अगर लेट्स से हमारे पास a अगर हो, a अगर 1 2 हो, 2 एलिमेंट्स का सेट, तो हमारे पास S2 जो है वो क्या है, इसके सारे सेट ऑफ परम्यूटेशंस। तो वो क्या होंगे, वो ऑफ कोर्स आपको ऑलरेडी पता है, 1 2 और 1 2 को आप 2 1 लिख सकते हैं। तो ये S2 है। राइट, ओके, सो अगर आपके पास 2 एलिमेंट्स हों तो S2 आ जाएगा, इसके बाद 3 एलिमेंट्स हों तो S3 आ जाएगा, 1 2 3। तो इसकी जो सारी परम्यूटेशंस हैं उसको आप S3 में लिखेंगे। तो इसमें आपको पता है ये ऑलरेडी क्या परम्यूटेशंस हैं, ये 6 आपके पास इसके अंदर परम्यूटेशंस आती हैं। राइट, तो ये आप लास्ट लेक्चर से लेके लिख सकते हैं, या अभी मैं इसको एग्जाम्पल को दोबारा देखूंगा तो आप उससे देख के लिख सकते हैं। राइट, तो जो n एलिमेंट्स का सेट है
उसके जो सेट ऑफ परम्यूटेशंस है या ग्रुप ऑफ परम्यूटेशंस है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं ऑफ n लेटर्स। इन जनरल अगर a इनफाइनाइट हो तो उसके भी जो ऑल परम्यूटेशंस हैं उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप ही कहते हैं। लेकिन ये जो n लेटर्स का है, जो फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हों अगर a के अंदर, तो ये हमारे पास ज़्यादा इंटरेस्टिंग एग्जांपल है और इसको सिमेट्रिक ग्रुप कहने की हम सेंस भी बना सकते हैं, इसकी रीजनिंग भी हम दे सकते हैं। तो वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा, राइट। तो अगर a एक फाइनाइट सेट है तो हमारे पास जो उसका सेट ऑफ ग्रुप ऑफ ऑल परम्यूटेशंस, ये सेट ऑफ ऑल परम्यूटेशंस जो ग्रुप बनाता है, जिसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन आप डिफाइन कर सकते हैं, उस ग्रुप को आप सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ n लेटर्स कहते हैं, राइट। एंड हम उसको Sn से डिनोट करेंगे, राइट। अब ये क्लियर है कि Sn के अंदर n फैक्टोरियल एलिमेंट्स हैं। इन जनरल किसी भी सेट A के अंदर जितने भी एलिमेंट्स हों तो उसके जो सिमेट्रिक ग्रुप होगा उसके अंदर n फैक्टोरियल एलिमेंट्स ही होंगे, राइट। ओके, सो आपने S1 सिमेट्रिक ग्रुप देख लिया, S2 सिमेट्रिक ग्रुप देख लिया, अब आप S3 सिमेट्रिक ग्रुप भी आपने देख लिया, लेकिन उसको हम आज कंप्लीट करेंगे, राइट। तो आपके पास सिमेट्रिक ग्रुप की आपके पास डेफिनेशन आ गई। अब आपको जैसे मैंने कहा कि S3 जो सिमेट्रिक ग्रुप है उसके ऊपर आप दोबारा बात करेंगे हम आज। तो S3 क्या है? S3 क्या है? S3 क्या है? ये है एक सेट A है, उसके अंदर 3 एलिमेंट्स हैं और उसके सारी की सारी परम्यूटेशंस हम S3 के अंदर लिखेंगे। तो आपके पास अगर A एक सेट है, हमारे पास एक सेट है A, लेट्स से 1 2 3, तो S3 अगर आपने बनाना है तो S3 के अंदर आप इसकी सारी की सारी परम्यूटेशंस लिखेंगे। अगेन इनको हम दोबारा लिस्ट कर लेते हैं। जैसे मैंने कहा आपको इसको रिमेंबर करने की कतई ज़रूरत नहीं है, ये आप इजीली खुद से फाइंड कर सकते हैं। आपने इसकी रीअरेंजमेंट से लिखनी है। तो 1 2 3 की एक रीअरेंजमेंट है 1 2 3 खुद ही, 1 2 3 की एक और रीअरेंजमेंट है 1 3 2, राइट। फिर ओरिजिनल सेट 1 2 3 है, उसकी एक और रीअरेंजमेंट क्या है? उसकी एक और रीअरेंजमेंट है लेट्स से 2 1 3, ओके। फिर सेट A की 3 एलिमेंट्स हैं उसके अंदर, सो 1 2 3 की एक और रीअरेंजमेंट क्या है? 2 3 1, राइट। फिर आपके पास है 1 2 3 और इसकी एक और रीअरेंजमेंट क्या हो सकती है? इसकी एक और रीअरेंजमेंट ये हो सकती है कि आप 3 2 1 ले लें। और फाइनली एक और रीअरेंजमेंट क्या है? 1 2 3 की 3 1 2, ठीक है। तो ये आपके पास S3 आ गया। अब हमने ये शो करना है कि S3 एक ग्रुप है, राइट। तो आपके पास इसके ऊपर जो है कंपोजिशन डिफाइन होनी चाहिए। बाइनरी ऑपरेशन जो है हमारे पास वो है कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस, राइट। सो FOG ऑफ x जो है F इंटू G ऑफ x, ठीक है। अब ये कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस हमने इसके ऊपर डिफाइन की हुई है। अब आपने इसके 2 एलिमेंट्स को कंपोज करना है। कोई से 2 एलिमेंट्स अगर आप इसमें से ले लें, उसकी आपने आपस में कंपोजिशन लेट्स से फाइंड करनी है। अब उसको कंपोजिशन को फाइंड करने का क्या मेथड है कि आप दो कोई सी परम्यूटेशंस लें। जैसे मैं एक परम्यूटेशन ले लेता हूँ 1 2 3 और 1 2 3 और इसको मैं रो 1 कह देता हूँ। दूसरी परम्यूटेशन में ले लेता हूँ रो 2 और वो है 1 2 3 और 1 3 2, राइट। इन दोनों को आपस में कंपोज करना है मैंने। तो अब मैंने इसका आंसर फाइंड करना है, तो 1 बाई 1 एक एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करूंगा और फिर उसके बाद मैं मतलब इन द एंड मेरे पास 3 एलिमेंट्स के ऊपर अप्लाई करने के बाद मेरे पास कंपोजिशन का रिजल्ट आएगा कि ये कंपोजिशन 1 को कौन से एलिमेंट पे मैप करती है, 2 को कौन से एलिमेंट पे मैप करती है, 3 को कौन से एलिमेंट पे मैप करती है। लेकिन इसका एक आसान मेथड भी है। आसान मेथड ये है कि आप इसको देखकर जो आपके पास दोनों कंपोजिशंस लिखी हुई हैं, इसको देखकर आप ये गेस कर सकते हैं कि आप गेस नहीं कर सकते, आप फाइंड कर सकते हैं कि आपके पास 1 किस एलिमेंट पे मैप होगा, 2 किस एलिमेंट पे मैप होगा, 3 किस एलिमेंट पे मैप होगा। तो इसकी मैं कुछ एग्जांपल आपको करके बताता हूं। अगर आपको ये मेथड आसान नहीं लगे तो आप ओरिजिनल कंपोजिशन को लेके चल सकते हैं।
तो ओरिजिनल कंपोजिशन से मेरा क्या मुराद है, मैं एक आपको एक करके दिखाता हूं कि रो 1 और रो 2 आपने अगर फाइंड करनी हो तो इसका मतलब ये है कि आप रो 1 ऑफ एक्स, तो रो 1 इंटू रो 2 ऑफ एक्स आप फाइंड करेंगे, राइट। तो आपके पास आ जाएगा रो 1। अब ये x की जगह आपने एलिमेंट्स लेने हैं सेट A के 1 2 3। सो लेट्स से 1 के ऊपर अप्लाई करता हूं स्टार्ट करके, सो 1। सो रो 2 ऑफ 1 क्या है, रो 2 जो है वो 1 को 1 पे मैप करती है, और रो 1 जो है वो भी 1 को 1 के ऊपर ही मैप करती है। तो रो 1 और रो 2 ऑफ 1 जो है वो 1 ही आ जाएगा, राइट। इसी तरह आप सेकंड एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, इसी तरह आप थर्ड एलिमेंट के ऊपर अप्लाई करेंगे, राइट। अब आपने अगर इसको डायरेक्टली जैसे मल्टीप्लाई करना है, इन दोनों को कंपोजिशन करनी है, और यहाँ पे आपके पास ये दोनों परम्यूटेशंस लिखी हैं, आप ये फाइंड करना चाह रहे हैं, ठीक है। अब आपने कन्वेंशन एक फाइंड करनी है कि हम डिफाइन करेंगे कि आप किस साइड से स्टार्ट करना चाह रहे हैं। आप रो 2 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं या रो 1 से स्टार्ट करना चाह रहे हैं, इनमें से कोई भी आप ले सकते हैं। लेकिन इस कोर्स के अंदर जब भी हम कंपोजिशन मल्टीप्लिकेशन ये डायरेक्टली फाइंड करेंगे तो उसमें हम हमेशा लेफ्ट से स्टार्ट करेंगे, राइट। सो कन्वेंशन, ठीक है, ये कुछ बुक्स में राइट से स्टार्ट करते हैं, कुछ में लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं। तो ये अपनी कन्वेंशन है, आप एक दफा डिफाइन कर लें, फिर हमेशा आप उसी को फॉलो करेंगे। आप अगर राइट से स्टार्ट करेंगे तो सारी परम्यूटेशंस को आप राइट से ही स्टार्ट करेंगे, क्योंकि अदरवाइज आपके आंसर्स जो हैं वो डिफर कर सकते हैं। तो आप अगर लेफ्ट से मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं तो लेफ्ट से ही करेंगे, अगर आप राइट से करते हैं तो राइट से ही करेंगे। तो इस कोर्स में हम वी विल डू द मल्टीप्लिकेशन यहां पे बेसिकली मेरी मुराद है कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस स्टार्टिंग फ्रॉम लेफ्ट। ठीक है, ये आपकी अपनी कन्वेंशन है, जैसे मैंने कहा। अच्छा, अगर आप लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं, लेट्स सपोज लेफ्ट से स्टार्ट करते हैं तो रो 1 से स्टार्ट करना होगा। 1 को रो 1 पे मैप करता है, राइट। 1 गोज टू 1 इन रो 1। अब आपने ये जो रिजल्ट आ रहा है ना नीचे, इसको देखना है कि ये सेकंड परम्यूटेशन में किस पे मैप हो रहा है। तो 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 सेकंड परम्यूटेशन में भी 1 पे मैप हो रहा है। तो जो रो 1 और रो 2 है उसमें भी 1 पे मैप होगा। रो 1 में 2 पे मैप हो रहा है, राइट। तो अब आपने ये सेकंड परम्यूटेशन में देखना है कि 2 किस पे मैप हो रहा है। 2 यहाँ पे 3 पे मैप हो रहा है, तो 2 यहाँ पे 3 पे मैप होगा। इसी तरह आपके पास इसमें आप देखेंगे कि 3 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है रो 1 में, और आपने फिर 3 को सेकंड परम्यूटेशन में देखना है कि वो किस पे मैप हो रहा है। 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो हमारे पास 3 जो है वो 2 पे मैप होगा। अब रो 1 और रो 2 जो है वो क्लियरली रो 2 के ही इक्वल है। वो क्यों है? क्योंकि रो 1 एक आइडेंटिटी परम्यूटेशन है, तो ये हमेशा रो 2 ही आएगा। कोई एक और नॉन ट्रिवियल करके मैं आपको दिखाता हूं। जैसे आप लें परम्यूटेशन, लेट्स से इसको मैं कह देता हूं रो 4, वो है 1 2 3 2 3 1, ठीक है। और मैं सेकंड ले लेता हूं, लेट्स से रो 5, वो है 1 2 3 3 2 1। अब रो 4 और रो 5 को आपस में मल्टीप्लाई करना है आपने, ठीक है। तो आपने क्या करना है, रो 4 में देखना है 1 किस पे मैप हो रहा है। 1 2 पे मैप हो रहा है, 2 पे मैप हो रहा है। रिजल्ट जो है 2 है। 2 को आपने सेकंड परम्यूटेशन में देखना है वो किस पे मैप हो रहा है। 2 यहाँ पे 2 पे मैप हो रहा है, तो 1 यहाँ पे 2 पे मैप होगा। अब इसी तरह 2 को आपने 2 यहाँ पे 3 पे मैप हो रहा है, राइट। रो 4 में 2 3 पे मैप हो रहा है, तो सेकंड परम्यूटेशन में आपने जाके देखना है कि सेकंड परम्यूटेशन में 3 किस पे मैप हो रहा है। तो सेकंड परम्यूटेशन में 3 1 पे मैप हो रहा है।
तो आपके पास आ जाएगा 2 जो है वो 1 पे मैप होगा, राइट। 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है सेकंड परम्यूटेशन में, तो 2 1 के ऊपर मैप होगा। और फिर फर्स्ट में 3 1 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है। अब 1 को आपने चेक करना है जाके रो 5 में कि रो 5 में 1 किस पे मैप हो रहा है, तो 1 3 पे मैप हो रहा है। तो इसी तरह 3 1 पे मैप हो रहा है और 1 3 पे मैप हो रहा है। तो हमने स्टार्ट 3 से किया था, तो हमारे पास एंड रिजल्ट क्या आया, वो भी 3 आया। तो ये इन दोनों की मल्टीप्लिकेशन आपस में, राइट। इसकी एक दो और एग्जांपल्स मैं आपको करके दिखाता हूं। अब आपके पास जो यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन है उसको हम दोबारा देख लेते हैं। वो है, अब एक एग्जांपल यहीं पे कर देता हूं, अगर मैं स्लाइड चेंज करूंगा तो फिर मुझे ये रिजल्ट्स जो है S3 उसको दोबारा लिखना होगा। वो मैं लिख भी देता हूं आपके लिए आगे थोड़ा, लेकिन यहाँ पे एक और एग्जांपल कर देता हूं। अब आप ले लें लेट्स से रो 5 है, वो है 1 2 3 3 2 1। और रो 6 ले लें, वो है 1 2 3 3 1 2, ठीक है। अब रो 5 को रो 6 से मल्टीप्लाई करना है, ओके। आपने क्या देखना है, 1 पहले आपने स्टार्ट 1 से करना है, तो 1 पहली परम्यूटेशन में 3 पे मैप हो रहा है, राइट। तो सेकंड में किस पे मैप हो रहा है, 3। रिजल्ट को देखना है, सेकंड परम्यूटेशन में रिजल्ट को देखना है, 1 को नहीं देखना। 1 3 पे मैप हो गया। अब सेकंड परम्यूटेशन में 3 किस पे मैप हो रहा है, तो सेकंड परम्यूटेशन में 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, राइट। तो 1 जो है वो 2 पे मैप होगा। एंड रिजल्ट यहां पे लिखना है। फिर फर्स्ट परम्यूटेशन में रो 5 में 2 2 पे मैप हो रहा है और सेकंड में 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। तो हमारे पास 2 जो है वो 1 पे मैप होगा, राइट। और फिर फाइनली इसमें रो 5 में 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, राइट। 3 1 पे मैप हो रहा है और 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है। तो हमारे पास ये आ जाएगा कि 3 जो है वो 3 पे मैप होगा, राइट। तो ये इस तरह आप डायरेक्टली मल्टीप्लाई कर सकते हैं परम्यूटेशंस को, ठीक है। तो ये आई थिंक ये थोड़ा सा इजी है कि आप डायरेक्टली देख सकते हैं परम्यूटेशंस को और उन्हीं से आपने रिजल्टिंग कंपोजिशन परम्यूटेशन लिख सकते हैं, ओके। तो अब इसके ऊपर हम थोड़ी सी और वर्किंग करते हैं। तो S3 को हमने ग्रुप प्रूव करना है। हमने अभी इसको ग्रुप प्रूव नहीं किया, हमने अभी सिर्फ इसके ऊपर कुछ मल्टीप्लिकेशंस डिफाइन किए। तो S3 को मुझे दोबारा लिखना होगा। वो हमारे पास क्या है, अब आप देख रहे हैं कि मैं जब भी S3 लिखता हूं तो मुझे ये याद करने की जरूरत नहीं है कि S3 में कौन से एलिमेंट्स हैं। S3 के एलिमेंट्स आप फाइंड कर सकते हैं क्योंकि वो 1 2 3 को ही परम्यूट करके आ रहे हैं, राइट। सो उसकी ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस आप लिखनी है, किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं। तो मेरा ये ऑर्डर है कि पहले 2 में मैं 1 को पहली पोजीशन पे रखता हूँ, फिर नेक्स्ट 2 में 2 को पहली पोजीशन पे रखता हूँ और फिर आखिरी 2 में 3 को पहली पोजीशन पे रखता हूँ और बाकी दोनों आपस में चेंज होते रहते हैं, राइट। ओके 1 2 3। अब इसको ये मेरे पास आ जाएगा 1 3 2, तो ये मेरे पास है 2 और 3 और 1। किसी भी ऑर्डर में लिख सकते हैं, ये इतना मैटर नहीं करता। 1 2 3 और 2 1 3, ठीक है। और हमारे पास इसकी 5th परम्यूटेशन है 1 2 3 और 3 3 1 2, राइट। और 1 2 3 और 3 2 1, ये आपके पास S3 आ गया। इसके अंदर 6 एलिमेंट्स हैं, ठीक है। अब इसके ऊपर कंपोजिशन ऑफ फंक्शन हमने डिफाइन किया। मल्टीप्लिकेशन हम डायरेक्टली भी आप परम्यूटेशंस को कर सकते हैं, तो ये हमारे लिए कुछ इजी हो गया, राइट। तो अब हम 2 परम्यूटेशंस को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं, उनकी मतलब कंपोजिशन फाइंड कर सकते हैं डायरेक्टली, और हमारे पास S3 भी है। कंपोजिशन इसके ऊपर बाइनरी ऑपरेशन भी बनाती है, या हम एज अ फैक्ट यूज कर सकते हैं, या आप इनमें से कोई से 2 एलिमेंट्स को आपस में मल्टीप्लाई करें और जितने भी कॉम्बिनेशंस बनते हैं उनको आपस में मल्टीप्लाई करके देखें। आपके पास रिजल्ट जो आएगा वो भी इसी सेट में आएगा, राइट।
तो आपके पास जो कंपोजिशन है परमुटेशंस की वो एक बाइंडिंग ऑपरेशन है। ये हमने सारे के सारे सेट्स के लिए ऑलरेडी हम ये कह चुके हैं कि ये आपके पास बाइंडिंग ऑपरेशन है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल कंपोजिशन is a binary operation on S3। तो कंपोजिशन किसकी है? S3 के अंदर जो परमुटेशन मौजूद हैं उनकी कंपोजिशन। और इसके साथ साथ कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस is associative। ठीक है, तो जो कंपोजिशन है परमुटेशंस की वो एसोसिएटिव होती है, क्योंकि इन जनरल कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव होती है। मैंने आपको लास्ट टाइम एक्सरसाइज भी दी थी कि आप ये चेक करें कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो एसोसिएटिव होती है। तो अगर आपने ये प्रूव कर लिया इन जनरल कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस एसोसिएटिव होती है, तो आपके पास कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस भी एसोसिएटिव होगी। और कंपोजिशन ऑफ फंक्शन एसोसिएटिव होती है, इसका प्रूव आपको कैलकुलस की किसी भी डिसेंट बुक में मिल जाएगा। राइट, तो हमारे पास कंपोजिशन ऑफ परमुटेशंस एसोसिएटिव होती है, बाइनरी ऑपरेशन भी आ गया। इसके बाद कितनी कंडीशंस रहेगी? 2 कंडीशंस है हमारे पास। हमारे पास थर्ड कंडीशन ये है कि हमें इसके अंदर एक आइडेंटिटी एलिमेंट चाहिए। तो आइडेंटिटी एलिमेंट हमें इसके अंदर पहले ही नोन है। आई जो है वो है 1 2 3 और 1 2 3। इसको आप किसी भी परमुटेशन में से मल्टीप्लाई करेंगे इस सेट में, तो आपके पास जो रिजल्ट है वो वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। जैसे आप कोई एक इसमें से ले लें, जैसे आप ले लेते हैं इसको मैं कह देता हूं लेट्स से रो 3। रो 3 क्या है? 1 2 3 2 1 3। ओके, तो अगर आप आई को रो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा, आई में देखना पहले 1 1 पे मैप हो रहा है और सेकंड में 1 2 पे मैप हो रहा है, तो 1 जो है वो 2 पे मैप होगा। फिर फर्स्ट में 2 2 पे मैप हो रहा है और इसमें सेकंड में 2 फिर 1 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो रहा है, 2 2 पे मैप हो रहा है और 2 फिर यहाँ पे 1 पे आ गया, तो 2 जो है वो इन द एंड 1 पे चला जाएगा। फाइनली 3 3 पे मैप हो रहा है और यहाँ पे भी 3 3 पे मैप हो रहा है, तो आपके पास 3 जो है वो 3 पे मैप होगा। तो आप इसको क्लोजली देखें तो ये एक्चुअली रो 3 ही है। तो आई जो है वो एक आइडेंटिटी परमुटेशन है। इसको आप सारे एलिमेंट्स के साथ मल्टीप्लाई करके चेक कीजिएगा कि ये जब आप किसी भी एलिमेंट के साथ इसके मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास वही एलिमेंट वापस आ जाएगा। ओके, फाइनली हमें इसके सारे एलिमेंट्स का इनवर्स चाहिए। ओके, सो आइडेंटिटी टाइम्स आइडेंटिटी जो है वो आइडेंटिटी है, तो ये आइडेंटिटी इसका खुद ही इनवर्स है। अब रो 1 के ऊपर चलते हैं। तो रो 1 आपके पास है 1 2 3 और 1 3 2। इसका इनवर्स फाइंड करना है। अब सबसे पहले मैं यही चेक करूंगा कि रो 1 को जब मैं रो 1 से मल्टीप्लाई करूंगा तो वो क्या आंसर आएगा। राइट, तो इसको चेक कर लेते हैं। हो सकता है रो 1 भी खुद ही अपना इनवर्स हो, अगर नहीं है तो फिर हम इसका इनवर्स कोई और फाइंड करेंगे। राइट, सो रो 1 है आपके पास। रो 1 में 1 1 पे मैप हो रहा है और फिर 1 पे चला जाएगा, तो 1 1 पे मैप होगा। रो 1 में एक और रो 1 लिख देता हूं आपको ताकि आपको सहूलत हो जाए थोड़ी। राइट, तो सेकंड में अब 2 3 पे मैप हो रहा है। रो 1 में फर्स्ट वाले में 2 3 पे मैप हो रहा है और फिर 3 2 पे मैप हो रहा है, तो 2 जो है वो 2 पे मैप होगा। इसी तरह इसमें 3 2 पे मैप हो रहा है और 2 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो इन द एंड जो है वो 3 3 पे मैप हो जाएगा। और रो 1 टाइम्स रो 1 जो है आपके पास आइडेंटिटी है, तो रो 1 भी खुद ही अपना इनवर्स है। तो 2 एलिमेंट्स का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया, इस एलिमेंट का और इस एलिमेंट का। राइट, फर्स्ट और सेकंड दोनों एलिमेंट्स का इनवर्स हमने फाइंड कर लिया। अब हमने थर्ड एलिमेंट के इनवर्स की तरफ जाना है कि उसका इनवर्स क्या हो सकता है, क्या वो खुद अपना इनवर्स है या इसका इनवर्स कोई और एलिमेंट है। राइट, तो हम इसको भी देखते हैं और इस स्लाइड पे हम वापस आते रहेंगे ताकि हमें इसमें
पता चलता रहे कि हम कौन से एलिमेंट की बात करें। अब हम एलिमेंट चेंज नहीं करेंगे S3 के, इसी ऑर्डर में लिख के और इसी ऑर्डर में हम इनको चेक करते हैं कि इनके एलिमेंट्स का इन्वर्स क्या है। राइट, तो अब आपके पास लेट्स से रो 2 जो है उसकी बात कर लेते हैं, उसका इन्वर्स क्या है। तो उसका इन्वर्स ये होगा कि रो 2 जो है वो कौन सा एलिमेंट है आपके पास, 1 2 3, और हम बैक स्लाइड पे जाके देख लेते हैं वो कौन सा एलिमेंट है, 1 2 3 और 2 3 1, राइट। सो 2 3 1, ओके। सो अब हमने इसका इन्वर्स फाइंड करना है। अब इसका इन्वर्स ऐसा एलिमेंट होगा जो इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करूं तो आइडेंटिटी एलिमेंट आ जाए। सबसे पहले मैं ये चेक कर लेता हूं कि रो 2 खुद ही तो अपना इन्वर्स नहीं है। तो एक बार और अगर आप रो 2 लिखना चाहें, आपको कंफ्यूजन ना हो, तो आप क्या करेंगे, रो 2 को रो 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो रो 2 में 1 2 पे मैप हो रहा है, 1 2 पे मैप हो रहा है, और 2 3 पे मैप हो रहा है, तो 1 3 पे मैप हो रहा है, राइट। और फिर 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 1 पे मैप हो रहा है। तो 2 जो है वो 2 हमारे पास 1 पे मैप हो रहा है, राइट। 2 3 पे मैप हो रहा है, 3 1 पे मैप हो रहा है, 2 1 पे मैप हो जाएगा। 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, और फिर सेकंड में 1 2 2 3 3 1, राइट। सो 2 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो 3 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा, राइट। तो ये क्लियरली आइडेंटिटी नहीं है, तो इसका मतलब है रो 2 खुद अपना इन्वर्स नहीं है। अब फिर बाकी एलिमेंट्स लेके चेक करना पड़ेगा कि कौन सा इन्वर्स है रो 2 का। तो रो 2 को मैं मल्टीप्लाई करके देखता हूं रो 3 से, देखते हैं क्या होता है। रो 3 ऑफ कोर्स आपको लिखना पड़ेगा हमें यहाँ पे कि रो 3 क्या है। तो रो 3 हम बैक स्लाइड पे जाके देख लेते हैं। तो रो 3 में आपके पास 1 2 3 और 2 1 3 है, राइट। 1 2 3 है और 2 1 3 है। तो रो 3 से मुराद ये है कि फर्स्ट वन आइडेंटिटी है, उसके बाद ये थर्ड एलिमेंट है, इसके अलावा कोई मतलब नहीं है इसका फिलहाल। ओके, तो ये आपके पास आ जाएगा रो 3 1 2 3 और 2 1 3। इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करके देखना है कि क्या आंसर आइडेंटिटी तो नहीं आता। अगर आइडेंटिटी आता है तो ये रो 3 जो है वो रो 2 का इन्वर्स होगा, राइट। सो 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 1 पे मैप हो रहा है, राइट। रो 2 से स्टार्ट करना है, 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। तो इन द एंड 1 जो है वो 1 पे मैप हो जाएगा। अब 2 नेक्स्ट है, तो 2 इसमें 3 पे मैप हो रहा है और फिर यहाँ पे 3 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो 2 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। और फाइनली 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो 3 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये भी तो आइडेंटिटी नहीं आया। तो रो 2 और रो 3 एक दूसरे के इन्वर्स नहीं है, अभी भी हमें इसका इन्वर्स नहीं मिला। तो अब रो 4 लेके जाहिर ट्राई करना पड़ेगा। तो रो 4 क्या है आपके पास, रो 4 हम फिर बैक स्लाइड पे जाके देख लेते हैं। रो 4 है हमारे पास 1 2 3 और 3 1 2, राइट। 1 2 3 और 3 1 2। ओके, सो आपने क्या करना है, फिर वही रो 2 को रो 4 से मल्टीप्लाई करके देखें। ओके, सो रो 4 को रो 2 को रो 4 से, तो रो 2 से स्टार्ट करेंगे। रो 2 में 1 2 पे मैप हो रहा है और यहाँ पे 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, तो 1 जो है वो इन द एंड 1 पे ही मैप हो जाएगा। 2 3 पे मैप हो रहा है और 3 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है, तो 2 जो है वो 2 पे मैप हो जाएगा। और फाइनली 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो 3 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा। तो ये जो परमुटेशन है ये क्लियरली आइडेंटिटी परमुटेशन है। तो रो 2 टाइम्स रो 4 जो है वो आइडेंटिटी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि रो 4 इज इनवर्स ऑफ रो 2। ओके, सो रो 2 का इन्वर्स हमें मिल गया। तो 3 एलिमेंट्स का इन्वर्स हमें मिल चुका है। आइडेंटिटी खुद अपना इन्वर्स है, रो 1 खुद अपना इन्वर्स है और रो 2 का इन्वर्स जो है वो रो 4 है। अब ऑफ कोर्स हमें रो 3 की फिर बात करनी पड़ेगी। रो 3 का इन्वर्स हमने फाइंड करना है, राइट। सो रो 3 का इन्वर्स क्या हो सकता है,
रो 3 का इन्वर्स फाइंड करने के लिए सबसे पहले मैं यही कर सकता हूं कि रो 3 को खुद रो 3 से मल्टीप्लाई करके देख लूं क्या होता है। तो रो 3 अगर आप एक दफा और लिखना चाहें तो यहाँ पे लिख लें, रो 3 जो है वो है 1 2 3 और 2 1 3। तो आपके पास इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें, 1 2 पे मैप हो रहा है और 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, राइट। तो 1 जो है वो 1 पे मैप हो जाएगा। इसी तरह 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है, ओके। 2 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है और 1 जो है वो 2 पे मैप हो रहा है। तो 2 इन द एंड 2 पे मैप हो जाएगा और 3 इसमें 3 पे मैप हो रहा है और फिर यहाँ पे भी 3 पे मैप हो रहा है। तो 3 जो है वो 3 पे मैप हो जाएगा, राइट। तो रो 3 को जब रो 3 से मल्टीप्लाई किया तो आपके पास आइडेंटिटी आ गया। इसका मतलब है रो 3 भी खुद अपना इनवर्स है। रो 3 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ। ओके। फिर इसके बाद अगर आप नेक्स्ट बात करें तो रो 4 का इनवर्स फाइंड करना है। तो अगर रो 4 रो 2 का इनवर्स है तो रो 2 रो 4 का इनवर्स होगा, राइट। अगर ए बी का इनवर्स है तो बी भी ए का इनवर्स होगा, राइट। सो इस फैक्ट को यूज करेंगे, रो 2 इज इनवर्स ऑफ रो 4। ओके। सो रो 2 जो है वो रो 4 का इनवर्स है। रो 4 रो 2 का है, सो रो 2 जो है वो रो 4 का इनवर्स होगा। अब हमारे पास सिर्फ एक एलिमेंट बाकी बचा है जिसका इनवर्स अभी तक हमें नहीं मिला, वो है हमारा लास्ट एलिमेंट जो कि रो 5 है। उस एलिमेंट को हम देख लेते हैं और फिर उसका हम इनवर्स फाइंड करने की कोशिश करते हैं। तो हमारे पास एलिमेंट है 1 2 3 और ये मैप हो रहे हैं 3 2 1, 1 2 3 और 3 2 1। अब इसका इनवर्स हमने फाइंड करना है तो हम नेक्स्ट स्लाइड पे जाके इसका इनवर्स ट्राई करते हैं। तो आपके पास एलिमेंट है रो 5 लेट्स से, वो है 1 2 3 और 3 2 1। अब इसका इनवर्स हमने फाइंड करना है। इसका इनवर्स क्या होगा ये हम देखते हैं कि इसका इनवर्स हमारे पास एग्जिस्ट करता है या नहीं। अब हमारे पास रो 5 है, इसको सबसे पहले तो फिर वही बात कि रो 5 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। तो रो 5 एक दफा और लिख लें आप, हो जाएगा 1 2 3 और 3 2 1। तो रो 5 को रो 5 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास देखें क्या आंसर आता है। 1 3 पे मैप हो रहा है, 1 3 पे मैप हो रहा है और 3 जो है वो 1 पे मैप हो रहा है। तो 1 इन द एंड 1 पे ही चला जाएगा। फिर 2 2 पे मैप हो रहा है, सेकंड में भी 2 2 पे मैप हो रहा है, तो 2 इन द एंड 2 पे ही चला जाएगा। फिर 3 1 पे मैप हो रहा है और 1 जो है वो 3 पे मैप हो रहा है, तो आपके पास 3 जो है वो 3 पे चला जाएगा, राइट। तो आखिरी रिजल्ट लिखना है और स्टार्ट जहां से करेंगे और जहां पे एंड होंगे वो लिखने हैं, राइट। तो ये आपके पास रो 5 को रो 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर आइडेंटिटी आ गया। ओके, इसका मतलब है रो 5 भी खुद ही अपना इनवर्स है। क्लियर, रो 5 भी खुद ही अपना इनवर्स है। तो हमारे पास 3 एलिमेंट ऐसे आ गए, 4 एलिमेंट सॉरी ऐसे आ गए जो खुद अपने इनवर्स हैं। तो यहां पे मैं लिख देता हूं सेल्फ इनवर्स। सेल्फ इनवर्स वाले कौन से एलिमेंट है, आइडेंटिटी ऑफ कोर्स, फिर रो 1 है, रो 3 है और रो 5 है। और फिर इसके अलावा रो 2 इज इनवर्स ऑफ इटसेल्फ, सॉरी इनवर्स ऑफ रो 4 एंड वाइस वर्सा। वाइस वर्सा का मतलब है रिवर्स भी ट्रू है। रो 2 रो 4 का इनवर्स है और रो 4 रो 2 का इनवर्स है। तो आपके पास 6 एलिमेंट्स थे, हर किसी का इनवर्स मिल गया, राइट। आइडेंटिटी का भी इनवर्स है, रो 1 का भी, रो 2 का भी, रो 3 रो 4 रो 5, ऑल 6 एलिमेंट्स का इनवर्स इसी सेट में एग्जिस्ट करता है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि S3 अंडर कंपोजिशन ऑफ परम्यूटेशंस इज अ ग्रुप। सो S3 और फिर यहां पे O लेट्स से लिखते हैं, इज अ ग्रुप। ओके, सो ये ऑफ कोर्स सिमेट्रिक ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स। ओके, सो अभी तक हमें 3 सिमेट्रिक ग्रुप्स हमने देख लिए, क्लियरली उनको देख लिया।
S1 को देख लिया, S2 को देख लिया और S3 को देख लिया। इन सब की हमने डिटेल में बात की है कि इन सब का सब में हमारे पास आइडेंटिटी क्या होगी, इनवर्स क्या होगा, और ऑफ कोर्स आपको ये ऑलरेडी हम एज अ फैक्ट बता चुका हूं मैं कि कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस जो है वो एक बाइनरी ऑपरेशन है सिमेट्रिक ग्रुप के ऊपर, और सेकेंडली आपको ये पता है कि फंक्शंस जो हैं उनकी कंपोजिशन जो है वो एसोसिएटिव होती है, तो परम्यूटेशंस की जो कंपोजिशन है वो भी एसोसिएटिव होगी। तो इन फैक्ट्स को यूज करते हुए हमने ये कैलकुलेशंस जो की हैं उनको यूज करते हुए हमने ये प्रूव किया है कि S1 भी एक ग्रुप है, S2 भी एक ग्रुप है, S3 भी एक ग्रुप है। अब नेक्स्ट ऑफ कोर्स एग्जांपल होनी चाहिए S4। S4 अब एग्जांपल ऐसी है कि उसमें 24 एलिमेंट्स हैं, राइट, 24 एलिमेंट्स हैं, तो उनको राइट करना थोड़ा सा मुश्किल है, और अगर मैं उनकी कैलकुलेशन स्टार्ट करूंगा, हर एलिमेंट का इन्वर्स फाइंड करूंगा, तो ये काफी टीडियस जॉब हो जाएगी। हम S4 की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन S4 में से एक उसके सब ग्रुप की बात करेंगे। अभी हम आगे जाके ये भी बात करेंगे कि इन परम्यूटेशन ग्रुप्स के सब ग्रुप्स क्या होते हैं, और ये सारी चीजें हम बात करेंगे। लेकिन S4 की हम बात यहाँ नहीं कर सकेंगे क्योंकि उसमें बहुत सारे एलिमेंट्स होते हैं। लेकिन ऑफ कोर्स जैसे मैंने कहा कि मुश्किल नहीं है, सिर्फ लेंथी है, थोड़ा लंबा है, राइट। तो आप इस प्रोसेस को अगर आपके पास स्पेयर टाइम में आपने रिपीट कर सकते हैं कि आपके पास S4 है, उसके आप 24 एलिमेंट्स को लिस्ट करें, और आपके पास आइडेंटिटी तो ऑलरेडी नोन है, तो आपने जस्ट ये देखने के कौन सा एलिमेंट किस एलिमेंट का इन्वर्स है। तो अगर आप ये प्रूव कर सकें तो आपके पास S4 जो है वो एक ग्रुप है। हमें ये पता है, ये वेल नोन फैक्ट है, इसको आप याद रखिए कि Sn किसी भी नंबर n के लिए एक ग्रुप है। और इन जनरल अगर आपके पास इवन इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स का ग्रुप हो, इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स का सेट हो, तो SA जो है वो भी एक ग्रुप होगा, राइट। तो ये आपके पास वेल नोन फैक्ट्स ऑलरेडी आपके पास अवेलेबल हैं, राइट। तो S3 को हमने ग्रुप प्रूव कर दिया अंडर कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस। अब आपने ये नोटिस किया होगा कि इसको मैं सिमेट्रिक ग्रुप कह रहा हूं, राइट, इसको मैं सिमेट्रिक ग्रुप कह रहा हूं। तो सिमेट्रिक ग्रुप है अगर ये, तो ये मतलब सिमेट्रीज, और मतलब इसमें कोई वर्ड जो सिमेट्रिक है उसकी कोई रीजन भी है, या हमने जस्ट इसको नेम दे दिया फॉर जस्ट सेक ऑफ नेम। तो सिमेट्रिक ग्रुप जब हमने इसको कहा तो इसकी हमारे पास बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है क्यों हम सिमेट्रिक ग्रुप कह रहे हैं। सिमेट्रीज आपको आइडिया होगा कि सिमेट्रीज क्या होती हैं। हम आगे नेक्स्ट में आपको ये बता रहा हूं कि मैं यहाँ पे सिमेट्रिक ग्रुप S3 से क्या मुराद है। तो सिमेट्रिक ग्रुप S3 जो है वो उसकी थोड़ी सी ज्योमेट्रिक डिस्क्रिप्शन देके आपको फिर मैं मूव होना चाहूंगा। तो सिमेट्रीज ऑफ अ ट्राइंगल की क्या सिमेट्रीज हैं? ओके, यहाँ पे जब मैं ट्राइंगल की बात कर रहा हूं तो ट्राइंगल सिर्फ ट्राइंगल नहीं है, ये एक स्पेशल ट्राइंगल है, ये इक्विलैटरल ट्राइंगल है। अब इक्विलैटरल ट्राइंगल क्या होती है? जिसके सारे एंगल्स भी बराबर हों, सारे साइड्स की लेंथ भी बराबर हो। तो आपके पास एक ट्राइंगल है, लेट्स से ये ट्राइंगल है। ऑफ कोर्स मेरी ड्राइंग पे ना चाहिएगा, लेकिन ये एक इक्विलैटरल ट्राइंगल है। इसकी सारी साइड्स की लेंथ भी सेम है और सारे एंगल्स भी सेम है। तो ये 1 2 3 इसके 3 वर्टिसेस हैं। इन तीनों को मैंने एक नाम दे दिया कि फर्स्ट वर्टेक्स 1 है, सेकंड वर्टेक्स 2 है और थर्ड वर्टेक्स जो है वो 3 है। अब इन तीनों वर्टेक्स को मैंने एक नाम दे दिया। अब इस ट्राइंगल की मैं सिमेट्रीज फाइंड करना चाहता हूं, तो वो कैसे फाइंड करूंगा? अब इस ट्राइंगल की डिफरेंट सिमेट्रीज हो सकती हैं। कुछ सिमेट्रीज जो हैं वो रोटेशनल सिमेट्रीज हैं और कुछ हैं वो रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं। अब रोटेशनल सिमेट्री क्या है? मैं इस ट्राइंगल को रोटेट करूं, सारी साइड्स की लेंथ तो सेम है, राइट, तो और एंगल भी सेम है। तो अगर मैं साइड की पोजीशन चेंज कर दूं तो ट्राइंगल पे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, राइट। जैसे ये साइड अगर मैं उठा के इस साइड की जगह ले आऊं तो साइड में तो ऑफ कोर्स नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि ट्राइंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि लेंथ भी दोनों साइड्स की सेम है और एंगल भी सारे के सारे सेम है। तो यही मैं कह रहा हूं कि
रोटेशनल सिमेट्रीज क्या हैं? आप इस ट्राइंगल को रोटेट करते रहें। एक रोटेशन इसकी ये हो सकती है कि आपने ये ट्राइंगल रोटेट की और आपने जो थर्ड वर्टेक्स है उसको यहां पे ले आए, फर्स्ट वर्टेक्स को यहां पे ले गए और सेकंड वर्टेक्स को यहां पे ले गए। ये एक इसकी रोटेशन है, एक ओरिजिनल है ऑफ कोर्स। फिर इसके बाद आप एक और रोटेशन इसकी ये कर सकते हैं कि आप थर्ड वर्टेक्स को आप यहां पे ले आए, फर्स्ट वर्टेक्स को यहां पे ले जाएं और सेकंड वर्टेक्स को यहां पे ले आए। ये एक और रोटेशन है इसकी, वर्टेक्स को रोटेट कर रहे हैं, साइड्स यूं समझ लें कि साइड्स को उठा के आप डिफरेंट जगह पे ले रहे हैं। जैसे 1 2 यहाँ पे साइड थी, अब 1 2 को उठा के मैंने यहाँ पे लिख दिया, लेकिन ट्राइंगल पे कोई फर्क नहीं पड़ा क्योंकि ट्राइंगल इक्विलेटरल ट्राइंगल है, सारी साइड्स की लेंथ सेम है और सारे के सारे एंगल्स भी सेम है। अब क्या इसके अलावा कोई रोटेशनल सिमेट्री हो सकती है इसकी? वेल, अगर मैं नेक्स्ट रोटेशन करूं, लेट्स से मैं यहाँ नेक्स्ट रोटेशन करता हूं, तो नेक्स्ट रोटेशन अगर करूंगा तो 1 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा, 2 को नेक्स्ट वर्टेक्स पे ले जाऊंगा और 3 को यहाँ। लेकिन ये तो ओरिजिनल ही है, राइट? तो ये वाली तो ओरिजिनल सिमेट्री है, तो इसका मतलब ये वाली सिमेट्री जो है ये नई नहीं है। तो ये तीनों जो है रोटेशनल सिमेट्रीज ये न्यू है। ओके, अब इसकी ये तो रोटेशनल सिमेट्रीज हो गई। अब इसके अलावा इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज भी तो हो सकती हैं। रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज कैसे हो सकती हैं? वो ये हो सकती हैं कि आप जो वर्टेक्स 3 है उससे एक परपेंडिकुलर ड्रा करें, परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करें। ओके, सो आपने थर्ड वर्टेक्स से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें, ये जो साइड है 1 2 पे, राइट? अब इस परपेंडिकुलर के अराउंड आप रिफ्लेक्शन लें इस ट्राइंगल की। रिफ्लेक्शन लेने से क्या मुराद है? जैसे आप ग्लास मिरर दरमियान में रखते हैं सेंटर में यहाँ पे, तो 2 जो है वो 1 पे चला जाएगा और 1 2 पे चला जाएगा। मतलब आप 3 वर्टेक्स के ऊपर एक ग्लास मिरर रखें, राइट? मिरर रखें एक, और मिरर के अंदर फिर 1 जो है वो 2 पे चला जाएगा और 2 1 पे। रिफ्लेक्शन है एक दूसरे का, राइट? तो एक रिफ्लेक्शन इसकी ये हो सकती है कि आप 2 यहाँ पे आ जाएगा, 1 यहाँ पे आ जाएगा और 3 यहाँ पे आ जाएगा। अब एक और इसकी रिफ्लेक्शन क्या हो सकती है कि आप यहाँ पे इस वर्टेक्स से आप इस वाली साइड के ऊपर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें। अगेन वही मिरर सिमेट्री है कि रिफ्लेक्शन देखनी है आपने मिरर के अंदर इन दोनों की। तो आप ये कर सकते हैं, तो आपके पास 1 तो फिक्स ही रहेगा, लेकिन 2 3 पे चला जाएगा और 3 2 पे आ जाएगा, तो 3 2। और एक और आपके पास इसकी रिफ्लेक्शन सिमेट्री ये हो सकती है कि आप ये जो पॉइंट 2 है, वर्टेक्स 2 है, इससे आप एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करें इस साइड के ऊपर। ऑफ कोर्स मेरी ड्राइंग पे नहीं चाहिएगा, ये सारी स्ट्रेट लाइंस हैं, परपेंडिकुलर्स हैं, और मतलब इसमें ये जब आप ड्रॉ करेंगे लेट्स सपोज किसी रूलर वगैरह से, तो आपके पास ये स्ट्रेट लाइंस ही आएंगी, राइट? तो अब इस लाइन के अराउंड आपके पास क्या होगा? इस लाइन के अराउंड आप 3 1 पे चला जाएगा और 1 3 पे, तो आपके पास 2 फिक्स रहेगा और यहाँ पे 3 आ जाएगा और 1 आ जाएगा। अब ये जो इक्विलेटरल ट्राइंगल है इसकी ये 6 सिमेट्रीज हैं, एक ओरिजिनल 1, फिर रोटेशनल सिमेट्रीज 2 जो हमने फाइंड की, तो ये 3 रोटेशनल हैं और 3 हमारे पास रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं। तो इन 6 के 6 सिमेट्रीज को अगर मैं कंबाइन करूं तो इसका क्या मतलब है? इसका मतलब यह है कि ओरिजिनल जो है वो 1 2 3 थी और 1 2 3 पे ही मूव हुई हो। फिर नेक्स्ट वन अगर मैं रोटेशनल को देखूं तो इस रोटेशनल सिमेट्री में 1 2 3 कहां पे मूव हो गया? 1 जो है वो अब 3 हो गया, 1 की पोजीशन पे अब 3 आ गया, और 2 की पोजीशन पे 1 आ गया, और जो 3 की पोजीशन थी उस पे 2 चला गया। तो ये आपकी एक और रोटेशनल सिमेट्री है। अब ये थर्ड वाली को देखूं तो थर्ड वाली क्या है? 1 2 3 से स्टार्ट किया, जो 1 की पोजीशन थी यहाँ पे ओरिजिनल में, 1 की पोजीशन पे अब 2 आ गया, और सेकंड पोजीशन यहाँ पे ये 2 की थी, 2 की पोजीशन पे अब 3 आ गया, और 3 की पोजीशन पे 1 आ गया।
ओके, तो ये आपकी रोटेशनल एक और सिमेट्री है जो आपके पास इस ट्राइंगल से आ रही है, राइट। अब ये जो अब रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज की बात करते हैं, तो इस रिफ्लेक्शन सिमेट्री में जो ये क्रॉस से ट्राइंगल आ रही है, इस क्रॉस की ट्राइंगल में आपके पास 1 2 3 ओरिजिनल था, 1 की पोजीशन पे 2 आ गया, ओरिजिनल से कंपेयर कर रहे हैं, जो जेन्युइन हमारी ओरिजिनल ट्राइंगल थी उससे कंपेयर कर रहे हैं, तो 1 की पोजीशन पे 2 आ गया है, 2 की पोजीशन पे 1 आ गया और 3 अनचेंज्ड है, राइट। इसके बाद आपके पास नेक्स्ट जो है वो है 1 2 3, और अब इस ट्राइंगल की मैं बात कर रहा हूं, लेट्स से क्रॉस और इसके अराउंड कुछ डॉट्स लगा दें। तो इस ट्राइंगल में क्या हो रहा है, 1 की पोजीशन 1 ही है, फिक्स है। अब ये वाली पोजीशन 2 की थी, 2 की पोजीशन पे 3 आ गया और 3 की पोजीशन पे 2 आ गया, ओरिजिनल ट्राइंगल से हम कंपेयर कर रहे हैं इसको। और फाइनली 1 2 3, और 1 2 3 में फिर ओरिजिनल ट्राइंगल से कंपेयर करें तो आपके पास 1 की पोजीशन पे अब 3 पड़ा हुआ है, 2 की पोजीशन पे 2 ही है और 3 की पोजीशन पे 1 है। अब आपके पास ये 6 सिमेट्रीज आ गई हैं इक्विलेटरल ट्राइंगल की, किसी इक्विलेटरल ट्राइंगल की 6 सिमेट्रीज आ गई हैं। ओके, तो अब इसका मतलब ये हुआ कि ये एक इक्विलेटरल ट्राइंगल है, उसके 3 वर्टिसेस हैं, इसकी ये सिमेट्रीज हैं, लेकिन अगर आप इनको गौर से देखें तो ये एक्चुअली 3 एलिमेंट्स की परम्यूटेशंस है। ये आपका इन 6 के 6 एलिमेंट्स को आप कंबाइन करेंगे और एक सेट में लिखेंगे, तो ये आपका सेट S3 है। आप लास्ट स्लाइड पे जाके देखें और इसको कंपेयर करें कि S3 जो है उसमें हमने कौन से एलिमेंट्स रखे थे। तो जब हमने हमारे माइंड में S3 की कोई बात नहीं थी, हमने जस्ट एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ली और उसकी हमने सिमेट्रीज फाइंड की। जब हमने उसकी सिमेट्रीज फाइंड की तो आज हमारे पास ये उसकी सिमेट्रीज आई हैं। अब उसकी सिमेट्रीज जो हैं वो एक्चुअली परम्यूटेशंस हैं 3 एलिमेंट्स की ऑल पॉसिबल परम्यूटेशंस जो हैं वो इक्विलेटरल ट्राइंगल की सिमेट्रीज हैं, रिफ्लेक्शन और रोटेशनल, राइट। तो S3 जो है वो क्या है, वो है एक ग्रुप है, जो ग्रुप उसकी सिग्निफिकेंस क्या है, वो ग्रुप है ग्रुप ऑफ सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ओके, रोटेशनल एंड रिफ्लेक्सिव सिमेट्रीज ऑफ एन इक्विलेटरल ट्राइंगल, राइट। तो होपफुली ये चीज आपको क्लियर हो गई होगी कि हमने ग्रुप S3 को सिमेट्रिक ग्रुप क्यों कहा है, क्योंकि इसके अंदर हम रख ही सिमेट्रीज रहे हैं। ओके, तो हम इसके अंदर रख ही सिमेट्रीज रहे हैं। ओके, तो हमारे पास ये कुछ आपको थोड़ा सा बैकग्राउंड और थोड़ी सी ज्योमेट्रिक एक्सप्लेनेशन कि हमारे पास सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। ओके, तो हम ये प्रूव कर चुके हैं ये ऑलरेडी ग्रुप है, तो यहाँ पे ये S3 के डिस्कशन को मैं यहाँ पे फिलहाल क्लोज करता हूँ, फिर आगे जाके इसको दोबारा देखूंगा जब इसके सब ग्रुप्स की बात करूंगा मैं, और मजीद इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई करेंगे हम। ओके, तो अब मैंने आपको कहा कि मतलब इसके नेक्स्ट एग्जांपल S4 होनी चाहिए, लेकिन S4 की हम बात नहीं करेंगे, S4 के किसी एक सब ग्रुप की बात हम करने की कोशिश करते हैं। ओके, सो हमने S3 की बात कर ली, तो S4 के किसी एक पर्टिकुलर सब ग्रुप की बात अब मैं करना चाह रहा हूँ। इस लेक्चर के लिए मैं थोड़ा सा टाइम मेरे पास कम है, तो मैं आपको ब्रीफली लेट्स से एक एक्सरसाइज दे रहा हूँ नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए, क्योंकि मैं इस टॉपिक को नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करूंगा। कि आपको मैंने ये बताया कि एक ट्राइंगल है, उसकी सिमेट्रीज आपको मैंने सारी बता दी कि रिफ्लेक्शन कौन सी है, रोटेशनल कौन सी है। अब ये आपके लिए एक एक्सरसाइज है कि आपने एक स्क्वायर लेना है, तो उसकी 4 साइड्स बराबर हैं, एंगल्स भी ऑफ कोर्स सारे बराबर हैं, तो आपने ये ट्राई करना है कि उसकी सारी सिमेट्रीज को आप लिखें। अगर आप ये पहले से लिखेंगे, ऑफ कोर्स मैं आपको बताऊंगा नेक्स्ट लेक्चर में कि ये सारी सिमेट्रीज क्या हैं, लेकिन आप इसको लिखिएगा और देखिएगा कि इसकी आप क्या सेंस बना सकते हैं। तो अगर आप ये करेंगे तो फिर इंशाल्लाह हम जब नेक्स्ट लेक्चर पे आएंगे तो मैं आपको ये स्क्वायर की सारी सिमेट्रीज जो हैं ये लिख के बताऊंगा, और फिर ये भी बताऊंगा कि इससे ग्रुप कौन सा बनता है और
फिर हम इसका थोड़ा डिटेल एनालिसिस करके इस कॉन्सेप्ट को एक्सटेंड करेंगे। तो अब मैं एंड में आपके लिए समराइज कर देता हूं कि आज हमने क्या किया, तो फिर इंशाल्लाह हम जो नेक्स्ट लेक्चर है उसमें इस डिस्कशन को आगे कंटिन्यू करेंगे। राइट, तो आज के लेक्चर में हमने क्या किया? आज के लेक्चर में हमने परमुटेशंस का, मैंने आपको दोबारा बताया कि परमुटेशंस क्या होती हैं और फिर परमुटेशन ग्रुप्स क्या होते हैं। फिर मैंने आपको थोड़ा सा ये बताया कि सिमेट्रिक ग्रुप क्या होता है। तो सिमेट्रिक ग्रुप हमने डिफाइन किया, वो क्या है? इन जनरल आपके पास एक ए हो अगर सेट और उसमें इनफाइनाइटली मेनी एलिमेंट्स हो, तो उसकी सारी की सारी परमुटेशंस को आप लिखेंगे तो वो आपके पास एक ग्रुप बनाता है, उसके ऊपर आप कंपोजिशन ऑफ फंक्शंस का बाइनरी ऑपरेशन डिफाइन कर सकते हैं। ओके, तो अब जो स्पेसिफिक है, अगर ए हमारे पास फाइनाइट सेट हो, मतलब उसमें एक फाइनाइट नंबर ऑफ एलिमेंट्स हो, लेट्स से उसके अंदर 5 एलिमेंट्स हैं, 6 हैं, 10 हैं, 15 हैं, 100 हैं, लेकिन हमें पहले से पता है कि इतने एलिमेंट्स हैं, फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हैं। अगर उसके अंदर फाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों तो उसके जो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस है उसको हम सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं ऑफ एन लेटर्स। ओके, तो उसको हमने स्पेशल नाम दे दिया कि वो सिमेट्रिक ग्रुप है एन लेटर्स का। और ऑफ कोर्स एस एन के अंदर एन फैक्टोरियल एलिमेंट्स होंगे। इन जनरल अगर आपके पास एक सेट ए है, हो सकता है उसमें इनफाइनाइटली मैनी एलिमेंट्स हों, तो उसका जो ग्रुप ऑफ परमुटेशंस है उसको भी सिमेट्रिक ग्रुप कहते हैं। लेकिन ये जो एन लेटर्स का है ये ज्यादा इंपॉर्टेंट है और इसका हम ज्यादा इन डेप्थ एनालिसिस करेंगे। तो इसको मैं मेनली जो सिमेट्रिक ग्रुप कहूंगा, और एस एन इससे डिनोट करते हैं इसको। लेट्स से जैसे मैंने अभी कहा कि अगर 3 एलिमेंट्स हों सेट के अंदर तो उसको S3 से डिनोट करेंगे। ओके, तो हमारे पास जो सिमेट्रिक ग्रुप है S3, उसके अंदर हमारे पास 6 एलिमेंट्स हैं और उसको हमने फिर ग्रुप शो किया। तो हमने आइडेंटिटी एलिमेंट उसमें हमें नोन है, वो आइडेंटिटी परमुटेशन है, लेकिन उसके अंदर इन्वर्सेस फाइंड करने थे हमने सब एलिमेंट्स के। तो हमने क्या किया कि हर एलिमेंट को 1 बाय 1 लिया और उसका इन्वर्स फाइंड किया। तो हमें ये पता चला कि जो हमारा ग्रुप S3 है उसमें 4 एलिमेंट्स जो हैं वो सेल्फ इन्वर्स हैं और 2 एलिमेंट्स जो हैं उनका इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। जैसे आपको मैंने उसी ऑर्डर में अगर आप लिखें जिस ऑर्डर में मैंने आपको ग्रुप दिया था, तो आइडेंटिटी रो 1 और रो 3 और रो 5, ये सब जो हैं आपस में ये खुद अपने इन्वर्स हैं, और रो 2 रो 4 का इन्वर्स है और रो 4 रो 2 का इन्वर्स है। राइट, तो ये हमारे पास हमने ये शो कर दिया कि हर एलिमेंट का इन्वर्स एग्जिस्ट करता है। तो हमारे पास S3 जो है वो एक ग्रुप है और इसको हम कहेंगे सिमेट्रिक ग्रुप ऑफ 3 लेटर्स। राइट, उसके बाद मैंने आपको ये बताया कि इसको मैंने सिमेट्रिक ग्रुप कहा है। राइट, तो मैथमेटिक्स है, इसमें हर चीज की एक वजह होती है, रीजन होती है। तो हमने इसको सिमेट्रिक ग्रुप कहा, तो इसमें इस नाम सिमेट्रिक ग्रुप से क्या मुराद है? फिर हमने एक इक्विलेटरल ट्राइंगल ली, हमने एक ट्राइंगल ली जिसके सारी साइड सेम है, सारी साइड्स की लेंथ सेम है और सारी एंगल्स भी सेम है। 3 एंगल्स, 3 साइड्स, वो तीनों साइड्स की लेंथ सेम है और तीनों एंगल्स जो हैं वो भी सेम है। फिर हमने क्या किया, हमने उस ट्राइंगल की सारी सिमेट्रीज फाइंड की। उसकी सिमेट्रीज क्या है? 3 उसकी रोटेशनल सिमेट्रीज हैं और 3 उसकी रिफ्लेक्सिव सिमेट्रीज हैं या रिफ्लेक्शंस हैं। इनको फ्लिप्स भी लोग कहते हैं। तो कुछ बुक्स में शायद आपको ये वर्ड मिलेगा कि फ्लिप्स, रिफ्लेक्शंस यानी मिरर इमेजेस, और इसके अलावा आपके पास रोटेशंस हैं। 3 रोटेशंस और 3 मिरर इमेजेस। आपके पास परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे किसी एक वर्टेक्स से नेक्स्ट लाइन के ऊपर, तो आपके पास जो एलिमेंट्स का मिरर इमेज आएगा वो आपके पास उसके रिफ्लेक्शंस होंगी। तो आपके पास 3 उसके अंदर रोटेशनल सिमेट्रीज हैं और 3 आपके पास रिफ्लेक्शन सिमेट्रीज हैं। तो टोटल S3 के अंदर इक्विलेटरल ट्राइंगल की 6 सिमेट्रीज आ जाती हैं। तो हमने फिर ये कंपेयर किया कि जब उन सिमेट्रीज को हम लिखते हैं और S3 जो हमारा सिमेट्रिक ग्रुप है वो दोनों एक्चुअली सेम है। फिर मैंने आपको एक एक्सरसाइज दी छोटी सी कि आप अगर एक स्क्वायर लें, उसकी सब रोटेशनल सिमेट्रीज और उसके रिफ्लेक्सिव सिमेट्रीज आप फाइंड करें। अगर आप नहीं कर सकेंगे तो इंशाल्लाह हम नेक्स्ट लेक्चर में उसको इन डिटेल डिस्कस करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम क्या करेंगे, हम
जो स्क्वायर है उसकी सिमेट्रीज को डिस्कस करेंगे और देखेंगे उससे कौन सा ग्रुप बनता है हमारे पास, और फिर हम उसको S4 से कंपेयर करेंगे कि S4 से उसका क्या रिलेशन है, और फिर इसी डिस्कशन को हम आगे लेके इंशाल्लाह चलेंगे. सो थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम एंड आई विल सी यू अगेन इन